एवरीवन, मेरा नाम शालू जौहरी है और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट डी जो है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनसे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने किस प्रकार का शिक्षा दर्शन दिया है, उन्होंने क्या बताया है कि एजुकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या बातें कही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 7 मई 1862 को हुआ है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर आती है वो आती है शांति निकेतन। कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शांति निकेतन किससे संबंधित है। तो शांति निकेतन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है, जो कि बोलपुर वेस्ट बंगाल में स्थापित है। तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत विश्व भारती विद्यालय। ठीक है, तो विश्व भारती विद्यालय एक प्रयोगात्मक विद्यालय है जिसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। तो विश्व भारती जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस प्रकार का एक स्कूल बनाया था जिसके अंतर्गत जो है बच्चे को इस प्रकार से एजुकेशन दी जाए कि वो प्रयोग करके स्वयं करके अपने आप से जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो विश्व भारती एक प्रयोगात्मक विद्यालय जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व भारती को सबसे पहले ब्रह्म विद्यालय के नाम से जाना गया, उसके बाद में इसे शांति निकेतन के नाम से जाना गया और सबसे लास्ट में जो है इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जो कि प्रेजेंट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रही है। तो विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। विश्व भारती में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें कि पाठ भवन आता है, विद्या भवन आता है, शिक्षा भवन आता है, विनय भवन आता है और कला भवन आता है, और भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, पाठ भवन, विद्या भवन, शिक्षा भवन, विनय भवन और कला भवन। उसमें जो विनय भवन है वो शिक्षा उपाधि जो है बीएड जो है उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व बौद्ध दर्शन दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व बौद्ध दर्शन यूनिवर्सल फिलोसफी किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो दर्शन है वो विश्व बौद्ध दर्शन है। नेक्स्ट है उपनिषद में विश्वास। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो उपनिषद में विश्वास रखते थे। तो उपनिषद में विश्वास रखने के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्रह्म में विश्वास रखते थे, साथ ही साथ जो है वो ईश्वर में भी विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर उपनिषद की जब बात आती है तो हम लोग इसके आधार पर, इस सेंटेंस के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो आदर्शवादी थे, क्योंकि उपनिषद में विश्वास, ब्रह्म में विश्वास, ईश्वर, मूल्यों में विश्वास जो है वो आदर्शवादी रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वो आदर्शवादी थे। वहीं पर इन्होंने प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की जिसके अंतर्गत बच्चा जो है प्रयोगों के माध्यम से स्वयं करके सीखे। तो वहां पर हम लोग कह सकते थे कि ये प्रकृतिवादी थे, क्योंकि ये वो बोलते थे कि जो बच्चा है वो स्वयं अपने अनुसार जो है प्राकृतिक वातावरण में स्वयं सीखे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रकृतिवादी थे, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आदर्शवादी थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बिल्कुल क्लियर होकर के ये बात नहीं कर सकते कि वो सिर्फ प्रकृतिवादी ही थे या वो सिर्फ आदर्शवादी थे, क्योंकि उनका जो दर्शन है वो इस प्रकार का दर्शन है जिसमें अलग अलग पहलुओं पर जाकर के हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आदर्शवादी थे, यहाँ ये प्रकृतिवादी थे, प्रयोजनवादी भी थे, क्योंकि उन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं। लेकिन अगर एक लाइन में पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ज्यादा बिलीव किसमें करते थे या वो किससे संबंधित थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रकृतिवाद जो है, प्रकृतिवाद को ज्यादा वैल्यू देते थे, प्रकृतिवादी हम लोग उनको कह सकते हैं। लेकिन उनका जो दर्शन है वो हर प्रकार के दर्शन से संबंधित है, हर दर्शन को उन्होंने अपने अंतर्गत शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है, इनकी पुस्तक आती है, इनकी बुक है गीतांजलि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किया जा चुका है। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है, किससे संबंधित है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट ने एजुकेशन के बारे में कहा है कि एजुकेशन इस प्रकार की हो जो प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर नहीं हो। तो एजुकेशन के बारे में क्या था कि जो नेचर से रिलेटेड हो और सोशल जो रेफरेंस है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रकृति की बात कर रहे हैं और यहीं पर ये सामाजिक संदर्भ की बात कर रहे हैं। तो आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि प्रकृति की बात करते हुए सामाजिक संदर्भ की भी यहाँ पर उन्होंने बात की है। तो इनका दर्शन जो है उसमें हर चीज को शामिल किया गया है, क्योंकि उन्होंने हर चीज को इम्पोर्टेंट माना है और हर चीज जो है हर जगह पर इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं बताया शिक्षा इस प्रकार की हो जो बच्चे का प्राकृतिक रूप से उसको सामाजिक संदर्भ से जो कि दूर ना करे। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में देनी चाहिए, बच्चे को शिक्षा उसकी जो मातृभाषा है उसके अंतर्गत दी जानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, व्यवसायिक
विकास करना। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसे बताया कि एजुकेशन इस प्रकार की हो जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करे, संपूर्ण जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे, जिसमें शारीरिक विकास भी बताया उन्होंने, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, व्यवसायिक, हर प्रकार के विकास को जो है इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। तो यहाँ पर ना हर चीज को इम्पोर्टेंस दी और बताया है कि बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, एजुकेशन इस प्रकार से दी जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया कि वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उन्होंने किस चीज की स्थापना की, क्या सोचते थे, क्या विचार थे उनके। अब हम लोग देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा दर्शन जो दिया है, उनका शैक्षिक दर्शन क्या कहता है, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन किस प्रकार की हो, टीचर किस प्रकार के हो, पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो, तो वो हम लोग अब देखेंगे। तो अब हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इनको अलग अलग दर्शन के अकॉर्डिंग माने गए, कोई प्रकृतिवादी, कोई आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रतिवादी, हर प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से इनके बारे में बताया गया। तो हम देख रहे थे कि प्रकृतिवादी किस रूप में थे, आदर्शवादी किस रूप में थे, यथार्थवादी किस रूप में थे और प्रयोजनवादी किस रूप में थे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रकृतिवादी। तो प्रकृतिवादी सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो प्रकृतिवादी माना था, सबसे ऊपर अगर बात आएगी तो वो एक प्रकृतिवादी थे, प्रकृति में विश्वास रखते थे। वो सक्रिय रूप से सीखने की बात करते थे, बच्चा जो है एक्टिव रह करके प्रकृति में ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है, वो प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है। उसके आधार पर जो है गतिविधि का जो सिद्धांत है वो दिया गया था कि बच्चा जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगा, जितना ज्यादा वो एक्टिव रहेगा, उतना ज्यादा वो सीख सकेगा। उनका मानना था कि बच्चों को सीखने के लिए, ठीक है, अगर उनको कोई एक सेंटेंस भी सीखना है, एक पूरा वाक्य भी सीखना है, तो उसके लिए भी उन्हें अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई बच्चे को एक सेंटेंस भी सिखा रहे हैं, एक वाक्य भी सिखा रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे को अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए। वो हर प्रकार से जो है उस चीज को सीखे, करके सीखे, स्वयं करके सीखे। तो ये कहते थे कि सक्रिय रूप से सीखे, इसलिए वो एक प्रकृतिवादी थे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आदर्शवादी। तो वो आदर्शवादी किस रूप में थे? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो उपनिषद में विश्वास करते थे। तो उपनिषद में विश्वास करने से, उपनिषद में जब वो विश्वास करते थे तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो ब्रह्म में विश्वास करते थे, वो ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, तो उनका दर्शन जो है इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो आदर्शवादी भी थे। उनका मानना था कि ईश्वर ने जो है बच्चे को प्रतिभा देकर धरती पर भेजा है और टैगोर जो है वो बालकों को आध्यात्मिक भूमि पर लाना चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि ईश्वर जो है उन्होंने हर बच्चे को एक प्रतिभा देकर के धरती पर भेजा है और वो हर बच्चे को जो है आध्यात्मिक भूमि पर लाना चाहते थे। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो आदर्शवादी थे। इसके साथ साथ उनकी जो कई रचनाएं हुई हैं उसके अंतर्गत उन्होंने तपस्या, आश्रम, ब्रह्मचर्य, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया था। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो आदर्शवादी थे, क्योंकि आदर्शवाद में ही जो है तपस्या, ब्रह्मचर्य, मूल्य, इन सब की बात की जाती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक आदर्शवादी भी थे। नेक्स्ट आता है कि वो यथार्थवादी किस आधार पर थे? तो वो ये कहते थे कि बच्चे को जो एजुकेशन दी जाए, जो शिक्षा दी जाए, उसमें प्रकृति और यथार्थ, यानी कि प्रकृति, वातावरण और यथार्थ दोनों को मिलाकर शिक्षा दी जाए। मतलब ये यहाँ पर ये है कि जब बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी, जब प्राकृतिक वातावरण में उसे एजुकेशन दी जाएगी तो प्रकृति के आधार पर सीखेगा। उसको अपने आसपास जो चीजें दिखाई दे रही है वो उनसे एजुकेशन लेगा, उनसे सीखेगा, स्वयं करके सीखेगा। वहीं पर यथार्थवाद क्या कहता है? यथार्थवाद कहता है कि जो आपको जैसा दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ना कि प्रकृति भी क्या है, जो हमको दिखाई दे रही है आसपास, उसी के आधार पर बच्चा तो सीखेगा। तो प्रकृति और यथार्थ दोनों मिलकर के, दोनों को मिलाकर के एजुकेशन दी जाएगी। तो ऐसा मानना था उनका कि प्रकृति और यथार्थ दोनों को मिलाकर के बच्चे को एजुकेशन दी जाए। तो इस आधार पर उन्हें यथार्थवादी कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद। उन्हें क्यों कहा गया? तो व्यवहार से संबंधित बात करते थे। उनका सिर्फ ऐसा मानना नहीं था किसी का बच्चों को मूल्य सिखाए जाओ, उनमें जो है आदर्शों की उनसे बात की जाओ। ठीक है, ऐसा वो नहीं कहते कि सिर्फ उन्हें एक सिद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाए या बच्चों को सिर्फ जो है सिद्धांतों की, मूल्यों की, आदर्शों की बात बताई जाए। वो व्यवहार से संबंधित बात करते थे। वो कहते थे कि ऐसा एजुकेशन हो जो बच्चे के काम आए, ठीक है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, उसका व्यवसायिक, उसका शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार का जो है वो विकास कर सके। इस प्रकार की एजुकेशन बच्चे को दी जाए। और प्रयोजनवाद भी यही कहता है कि सत्य जब तक सत्य नहीं है, जब तक कि आप उसे सिद्ध नहीं कर सकते, आप उसे व्यवहार में नहीं लेकर के आ सकते। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी यही कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी है जिसे आप अपने व्यवहार में लेकर के आ सको, आप जो है उसका कुछ यूज कर सको। तो
इस प्रकार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रयोजनवादी थे, क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन में जो हर एक बात को शामिल किया, हर एक चीज को शामिल किया। सिर्फ एक प्रकृति की बात करी उन्होंने, ऐसा भी नहीं था। सिर्फ आदर्शों की बात की, ये भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये भी नहीं बताया कि जो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ वही सत्य है। उन्होंने हर चीज को शामिल किया अपने दर्शन पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी और प्रयोजनवादी सब प्रकार के दर्शनों को उन्होंने शामिल किया था। नेक्स्ट आता है कि उनके अनुसार अध्यापक किस प्रकार का होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो अध्यापक है वो सिर्फ बच्चे को उपदेश ही नहीं दे, मतलब कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं दे, उसको सिर्फ बताए नहीं। अगर वो कोई गलत चीज कर रहा है तो आप सिर्फ उन्हें उपदेश मत दो, समझाओ मत, बल्कि स्वयं खुद ऐसे कार्य करो और ऐसे व्यवहार करो उसके सामने इस तरीके का एक उदाहरण प्रस्तुत करो जिससे कि वो आपके कार्य और व्यवहार को देख करके सद्मार्ग पर आए। यानी कि आप सिर्फ बच्चों को ज्ञान मत दो, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें सिर्फ समझाओ मत, उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करो जिससे वो स्वयं जो है उस कार्य को छोड़कर सद्मार्ग पर आए। ठीक है, तो अपने अध्यापक कैसा हो, जो अपने कार्य और व्यवहार को इस प्रकार का रखे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि छात्र व अध्यापक सत्य को साथ साथ अनुभव करें। वो ये कहते थे कि जब छात्र आपसे कुछ सीखता है तो आप भी जो है छात्र से कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर सीखते हो। तो छात्र और अध्यापक जो है साथ साथ मिलकर के जो है चीजों का एक्सपीरियंस करें, चीजों को अनुभव करें। तो ये कहते थे कि सिर्फ उपदेश ना दें, ऐसा व्यवहार करें बच्चों के सामने, और जो सत्य है जो आप लाइफ में एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो आप लोग साथ साथ लें बच्चे के साथ में। तो इस प्रकार से अध्यापक की बात हो गई। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण विधि। तो ये कहते थे कि अनुभव आधारित शिक्षा हो, खोज विधि हो, वाद विवाद विधि हो, तो इस प्रकार के टीचिंग मेथड यूज करके जो है बच्चे को एजुकेशन दी जा सकती है। बच्चे के इससे तार्किक शक्ति का विकास हो सकता है, अवलोकन जो क्षमता है उसका विकास किया जा सकता है। तो शिक्षण विधि में अनुभव आधारित, खोज विधि, वाद विवाद विधि, इस प्रकार की शिक्षण विधियों की बात की है। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। तो जब ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन्होंने बच्चे का बोला कि शारीरिक विकास भी हो, उसका मानसिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, हर प्रकार का व्यवसायिक विकास की उन्होंने बात की है। और उन्होंने खुद ने प्रयोगात्मक विद्यालय जो है उसकी स्थापना की थी। तो उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, उस प्रकार के विषयों को उसके अंतर्गत शामिल किया जाए जिससे उसकी फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का हो सके, आध्यात्मिक, नैतिक, व्यवसायिक जो है बच्चों को इस प्रकार की एजुकेशन दी जाए कि उनमें व्यवसायिक जो विकास है, जो वोकेशनल जो एजुकेशन है, उस प्रकार की एजुकेशन भी जो है वो बच्चों को दी जाए। तो सर्वांगीण विकास से संबंधित पाठ्यक्रम उन्होंने बताया था। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अनुशासन किस प्रकार का हो। तो अनुशासन के बारे में उन्होंने कहा कि जो है स्व अनुशासन, बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन हो, उसको आप थोप नहीं सकते उसके ऊपर, उसको दंड नहीं दे सकते, शारीरिक दंड नहीं दे सकते, सामाजिक जो आचरण है उसके ऊपर थोप नहीं सकते, जबरदस्ती उसके साथ नहीं करवा सकते हो। तो बच्चे को जो है इस प्रकार से ट्रेन किया जाए, इस प्रकार से एजुकेशन दी जाए जिससे कि वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, स्व अनुशासित हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि इनका शैक्षिक दर्शन क्या था। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में उन्होंने बताया कि शिक्षा के उद्देश्य ऐसे हो जिससे बच्चा का सर्वांगीण विकास हो सके, मुक्त वातावरण में बच्चों को शिक्षा दी जाए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए। मात्र जो है परीक्षा उत्तीर्ण करना है, सिर्फ अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो वही शिक्षा नहीं है। एजुकेशन इस प्रकार की हो जिससे कि मानव का निर्माण हो सके, ठीक है। आपने सिर्फ पढ़ाई करी, आपने एग्जाम दे लिया, आपने उसको पास कर लिया, सिर्फ वही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इस प्रकार की हो जिससे आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको, उससे आप अपनी लाइफ में जो है उसका यूज कर सको, आप एक अच्छे इंसान बन सको, इस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे। नेक्स्ट है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। वो कहते थे कि बच्चे में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता दोनों भावनाओं का विकास हो, इस प्रकार की एजुकेशन जो है हमें बच्चे को देनी चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको बताई दी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सके, हर प्रकार के विषयों को उसके अंतर्गत शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि किताबें जो है आसान और आकर्षक होनी चाहिए जिससे कि बच्चा जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो उसे पढ़ने में अच्छी लगे। शुरुआत में जो है पाठ को जो है आसान रखना चाहिए, जो हम लेसन बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से करें कि पहले जो है शुरुआत में जो लेसन है वो इजी रहे, ताकि बच्चे को एकदम से बर्डन ना पड़े, प्रेशर ना आए। तो पहले जो पाठ्यक्रम है वो सरल हो भाषा में और बाद में धीरे धीरे जो है पाठों का जो लेवल है उसको बढ़ाया जाए ताकि बच्चे में जो है इंटरेस्ट पैदा हो सके, लगाव पैदा हो सके पढ़ाई को लेकर के। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते थे, कहते थे कि बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने एजुकेशन की बात कही थी।
तो इनके बारे में बस इतना ही था जिसे हम लोगों ने देख लिया है। बाकी मैं आपको बता ही रही हूँ कि थिंकर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो जितने ज़्यादा हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था, गुरुदेव भी जो है वो कहा जाता था। तो हम लोग जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा जो है हम इनके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि फैक्ट जो होते हैं, जो तथ्य हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी कि उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार का दर्शन दिया। बट मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, बात बनता यहाँ से कि ये कथन किसने कहा था, ये लाइन किसके द्वारा की कही गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके लिए आप लोग जो है परेशान मत होइए। बस आप लोग लेसन को ध्यान से देखिए, उन क्वेश्चंस को जो है रिपीट करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब में जो आप लोग जो है ज्यादा अच्छे से उन चीजों को कर पाएंगे। मैंने करवा दिया, आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद में रख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से वो चीज नहीं करोगे आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप लोग एक बार देख भी लोगे तो भी आप आंसर सही नहीं कर पाओगे। तो आप लोग उसकी जो है प्रैक्टिस करते जाइए। मैंने वैसे भी आप लोगों का काम बहुत आसान किया। मैंने यूनिट वाइज यानी कि फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने जो टॉपिक करे हैं, मैं सिर्फ उसके क्वेश्चन जो है आप लोगों को निकाल करके दिए हैं। तो आप लोग उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती रहूंगी। तो आई होप आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी। तो नेक्स्ट जो है हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं कि उनका शैक्षिक दर्शन किस प्रकार का था। ओके, थैंक यू।